कहते हैं कि जोड़े तो भगवान स्वर्ग में बनाता है, लेकिन कभी कभी इन जोड़ों की आपस में नहीं बनती तो कहानी तलाक तक पहुंच जाती है। पति और पत्नी के बीच के रिश्ते को कानूनी तौर पर खत्म करने की प्रक्रिया को तलाक कहते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों बढ़ रहे हैं देश में डिवोर्स के केस, क्या है तलाक का पूरा प्रोसेस, नियम और कानून। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र सिंह एडवोकेट और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें लगातार मोटिवेशन मिलता रहता है और हम कानून से जुड़ी नई नई वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, वैसे तो शादी में 7 जन्मों तक बंधे रहने के लिए फेरे लिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी मन के फेर में फंसकर ये फेरे कब फंदे में बदल जाएं कहना मुश्किल है। इसलिए जब साथ रहना मुश्किल हो जाए तो अलग होना ही मुफीद होता है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अलग होने या तलाक का प्रोसेस क्या है, आप कितने समय में तलाक ले सकते हैं, क्या है तलाक। पति और पत्नी के बीच के रिश्ते को कानूनी तौर पर खत्म करने को तलाक कहते हैं। हमारे देश में तलाक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अक्सर हम किसी न किसी फिल्म, सीरियल या सीरीज में तलाक होते हुए देखते हैं, लेकिन इनमें तलाक का जो तरीका दिखाया जाता है वह अक्सर गलत होता है। तलाक के असल प्रोसेस से कम लोग ही वाकिफ हैं। आपने देखा होगा कि तलाक लेने के लिए एक पार्टनर दूसरे को तलाक के कागज साइन करने के लिए भेज देता है। दूसरे पार्टनर के साइन करते ही तलाक को पूरा मान लिया जाता है, लेकिन यह तरीका फिल्मी है। कानून में इस तरह के तलाक की कोई अहमियत नहीं है। दोस्तों, फिल्मों में तलाक के आसान प्रोसेस को देखकर लोगों को शादी में जब भी कोई दिक्कत आती है तो वह यह सोचते हैं कि आगे बढ़ जाते हैं कि तलाक लेना बेहद ही आसान है। कागजों पर साइन करने से ही तलाक नहीं मिलता। तलाक लेना एक लंबी और मुश्किल प्रक्रिया है। शादी के कम से कम 12 महीने बाद ही कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी जा सकती है। क्यों बढ़ रहे हैं तलाक के केस? आज के समाज में परिवार से ज्यादा भौतिकवाद की अहमियत हो गई है, जिसके कारण नई पीढ़ी रिश्तों को खत्म करते हुए नहीं हिचकिचाती। आज सहनशीलता बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, जिस वजह से पति पत्नी एक दूसरे की जरा सी बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते। धीरे धीरे ये बातें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि आखिर में तलाक लेना ही एकमात्र रास्ता नजर आने लगता है। लेकिन यह समझना बहुत ज़रूरी है कि आवेश में आकर तलाक लेने के आगे बढ़ जाना तो आसान है, लेकिन इसकी प्रक्रिया से गुजरना बहुत ही मुश्किल। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि बेटी के ससुराल में लड़की की मां जरूरत से ज्यादा दखल आजकल परिवारों के टूटने का मुख्य कारण बनता जा रहा है। तलाक के कुछ मामले ऐसे आ रहे हैं जिनमें तलाक लेने का आधार बहुत ही बचकाना होता है, जैसे कि पति या पत्नी का पालतू कुत्ते को पाल लेना, पति का ज्यादा खर्राटे लेना, पति का पत्नी को हनीमून पर गोवा के बजाय किसी धार्मिक स्थल पर ले जाना आदि। जब भी कोई शख्स किसी वकील के पास तलाक का केस लेकर आता है तो अक्सर वकील तलाक न लेने और उसकी जटिल प्रक्रिया से बचने के लिए ही कहते हैं। ठीक इसी तरह जब भी किसी अदालत में तलाक का केस दाखिल किया जाता है तो अक्सर जज की भी पूरी कोशिश यही रहती है कि दोनों पक्ष आपसी सहमति से मामला सुलझा लें। लेकिन चाहे वह जज हो या वकील, उनका काम सिर्फ समझाना है। आखिर में फैसला तो दोनों पक्षों का ही होता है। क्या कहता है कानून? भारत में हिंदू जोड़ों के बीच तलाक 2 तरीके से लिया जा सकता है। नंबर 1 है आपसी सहमति से तलाक। नंबर 2 है जहां पति पत्नी में से एक पक्ष ही तलाक लेना चाहता हो। दोस्तों, रजामंदी से कैसे लिया जाता है तलाक? आपसी सहमति से लिए जाने वाला तलाक आसान होता है। शर्त यह है कि पति और पत्नी कम से कम 1 साल से अलग रह रहे हों। दोनों मिलकर कोर्ट में अर्जी दायर करते हैं।
कोर्ट अपने सामने दोनों के बयान दर्ज कराता है और साइन कराए जाते हैं। इसके बाद कोर्ट दोनों को रिश्ता बचाने के लिए 6 महीने का समय देता है। दूसरी अर्जी पहली अर्जी के 6 और 18 महीनों के बीच में दायर की जा सकती है। जब 6 महीने पूरे हो जाते हैं और दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाती तो एक और अर्जी दायर की जाती है, जिसको कानूनी भाषा में सेकंड मोशन बोला जाता है। इसके बाद कोर्ट दोनों को तलाक का फाइनल ऑर्डर दे देती है। इसी दौरान दोनों में मेल हो जाता है और घर दोबारा बस जाता है। हालांकि कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया था कि अगर शादी में समझौती कोई गुंजाइश नहीं हो तो 6 महीने के समय को भी खत्म किया जा सकता है। यानी 6 महीने पूरे होने से ही पहले दूसरी अर्जी दाखिल की जा सकती है। इसमें न्यूनतम अवधि की कोई शर्त नहीं है। यानी फर्स्ट मोशन पास होने के बाद उस पर ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी मिल जाने के बाद फौरन ही सेकंड मोशन की पिटीशन दाखिल की जा सकती है। उदाहरण से समझते हैं दोनों पक्षों द्वारा मिलकर किए जाने वाले तलाक को। दोस्तों, एक शादी 1 जनवरी 2022 को हुई और किसी कारण से 1 फरवरी 2022 से पति पत्नी अलग रहने लगे तो उन्हें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के मुताबिक 31 जनवरी 2023 के बाद ही वे दोनों मिलकर फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दायर कर सकते हैं। उन्हें 1 अगस्त 2023 को कोर्ट में तलाक अर्जी दाखिल की और वह 4 अगस्त 2023 को जज के सामने सुनवाई के लिए आ गई। उसी दिन जज दोनों पक्षों को सवाल जवाब किए और यह तसल्ली की कि दोनों पक्ष अब साथ नहीं रहना चाहते। फिर उन्होंने फर्स्ट मोशन का ऑर्डर पास कर दिया। यानी म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेने में एक कदम पूरा हो गया। अब कानून कहता है कि 4 अगस्त के बाद कम से कम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 18 महीनों तक म्यूचुअल कंसिडरेशन डाइवोर्स की दूसरा सेकंड मोशन की अर्जी दाखिल की जा सकती है। लेकिन कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए कहा कि अगर दोनों में से किसी तरह के समझौते की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है तो अर्जी देने पर कोर्ट न्यूनतम 6 महीने के समय को खत्म कर सकता है। तब दूसरी अर्जी सेकंड मोशन जल्द ही दाखिल की जा सकती है। 8 अगस्त को ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी के लिए कोर्ट में अप्लाई किया गया। 31 अगस्त को फर्स्ट मोशन की सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से हासिल हो गई। 11 सितंबर को दोनों ने मिलकर सेकंड मोशन पिटीशन दाखिल की और साथ में 6 महीने की समय सीमा को खत्म करने की भी अर्जी दाखिल की। यह पिटीशन 14 सितंबर को कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए पेश की गई और उसी दिन दोनों पक्षों के बयान होने के बाद 14 सितंबर के दिन ही डाइवोर्स की डिक्री पारित की गई। किसी एक पक्ष द्वारा तलाक की अर्जी देने पर तलाक की प्रक्रिया। एक पक्ष द्वारा लिया जाने वाला तलाक का प्रोसेस लंबा और मुश्किल होता है। यह तब लिया जाता है जब एक पक्ष तलाक लेने का इच्छुक हो और दूसरा तलाक देने का इच्छुक नहीं है। इस मामले में याचिकाकर्ता को तलाक लेने का आधार बताना होता है। वह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13 में दिए गए आधारों में से किसी पर भी आधारित अर्जी डाल सकता है। जिस आधार पर तलाक की अर्जी दायर की गई है उसके पुख्ता सबूत होने बहुत जरूरी हैं, जिसके बाद कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सारे सबूत पेश किए जाते हैं। तलाक की अर्जी दायर करने के कुछ समय बाद मुख्य आधार जो सेक्शन 13 में दिए गए हैं वो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। दूसरे पक्ष ने शादी के बाद जीवन साथी के अलावा किसी अलग शख्स के साथ अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध स्थापित कर लिए हैं। दूसरे पक्ष ने शादी के बाद पहले पक्ष के साथ क्रूरता बरती हो। यह क्रूरता शारीरिक, मानसिक और वित्तीय भी हो सकती है। वित्तीय यानी पहले पक्ष को जरूरी खर्चों के लिए पैसे या खर्चा आदि ना देना। अगर पति या पत्नी में से किसी ने अपने साथी को छोड़ दिया है और तलाक की अर्जी दाखिल करने से पहले वे लगातार 2 वर्षों से अलग रह रहे हैं। अगर पति या पत्नी में से किसी एक ने कोई दूसरा धर्म स्वीकार कर लिया हो और वह हिंदू नहीं रह गया हो।
वह असाध्य रूप से विकृत मस्तिष्क का हो या लगातार या रुक रुक कर मानसिक विकार से पीड़ित रहा हो और इस सीमा तक पीड़ित रहा हो कि याचिकाकर्ता से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह दूसरे पक्ष के साथ रह सके। दूसरा पक्ष फैल सकने वाली सेक्सुअल बीमारी का शिकार हो, उसे कोई ऐसी बीमारी लग गई हो कि उसके साथ कोई सेक्सुअल रिलेशन स्थापित नहीं हो सकता। दोनों पक्षकारों में से पति या पत्नी में से किसी ने संन्यास ले लिया हो। पति या पत्नी में से कोई एक पक्ष जीवित है या नहीं, इस बारे में 7 या उससे ज्यादा की अवधि के भीतर कोई सूचना नहीं मिली हो। तलाक की अर्जी कोर्ट में दायर करने के बाद तलाक की प्रक्रिया क्या होती है, हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। एक पक्ष तलाक की अर्जी को कोर्ट में देता है, कोर्ट दूसरे पक्ष को नोटिस भेजता है, दूसरा पक्ष अर्जी का जवाब दाखिल करता है, पहला पक्ष दूसरे पक्ष के जवाब का प्रति जवाब दाखिल करता है, केस के मुद्दे तय होते हैं, पहले पक्ष की तरफ से कोर्ट में गवाही दी जाती है, दूसरे पक्ष का वकील उससे जिरह यानी सवाल जवाब करता है, पहला पक्ष अगर जरूरी समझे तो अपने केस के समर्थन में कुछ गवाह भी पेश कर सकता है, फिर दूसरे पक्ष की तरफ से यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, दूसरा पक्ष भी अपनी गवाही कराता है और पहला पक्ष का जो वकील है वह उससे सवाल जवाब यानी जिरह करता है, दूसरा पक्ष अपनी तरफ से अन्य गवाह भी पेश कर सकता है। अंत में दोनों पक्षों के वकील न्यायालय में बहस करते हैं, जिस पर अदालत अपना फैसला सुनाती है। केस के दौरान कुछ शर्मिंदगी के लम्हे। अक्सर यह देखा गया है कि जो पक्ष तलाक के लिए अर्जी दाखिल करते हैं वह अपने केस में जीत हासिल करने के लिए तरह तरह के इल्जाम दूसरे पक्ष पर लगाते हैं, जो कि असल में गलत होते हैं। अपने केस को जीतने के लिए शख्स न केवल दूसरे पक्ष पे बल्कि उसके सभी घर वालों पर भी इल्जाम लगाता है, जिससे कि उसका केस इन आधारों में से किसी भी आधार के ऊपर उसके पक्ष में आ जाए। लेकिन ऐसा करने से परिवारों के रिश्तों खराब हो जाते हैं, कई बार मर्यादा की सीमा भी लांघ दी जाती है, जिससे कोर्ट में दोनों ही पक्षों को आपसी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इसका नतीजा यह होता है कि तलाक के मुकदमे में न केवल पति पत्नी बल्कि उनके माता पिता उनके बच्चों पर भी बहुत गलत असर पड़ता है। कब तलाक नहीं मिल सकता? कई मामलों में देखा गया है कि पति पत्नी में आपस में नहीं बनती, लेकिन तलाक लेने का कोई ठोस आधार उनके पास नहीं होता। ऐसे में अगर दोनों तलाक के लिए राजी होते हैं तो उन्हें तलाक मिल जाता है, लेकिन कोई पक्ष तलाक चाहे तो पीछे बताए गए कोई ठोस आधार नहीं होने के कारण उन्हें एक तरफा तलाक नहीं मिलता है। तलाक का मुकदमा खत्म होते होते काफी साल गुजर जाते हैं, जो इसके लिए एक कारगर तरीका है मध्यस्थता या मिडिएशन। सापेक्ष में हम कहें तो मध्यस्थता केंद्र का काम पति पत्नी के रिश्तों को बचाकर रखना है। जब भी कोई केस किसी कोर्ट के सामने तलाक के लिए दायर किया जाता है तो दोनों ही पक्षों को मध्यस्थता केंद्र भेजा जाता है, जिससे कि वहां पर उनके आपस के विवाद बातचीत के जरिए खत्म किए जा सकें और वे लोग फिर से पति पत्नी की तरह अपना जीवन यापन कर सकें। ऐसा करने से उनके बीच विवाद खत्म होता है और तलाक तब तक नहीं लिया जाता और साथ ही कोर्ट के सामने पेंडिंग मुकदमे में भी कटौती आ जाती है। अक्सर यह देखा गया है कि पति पत्नी के बीच के किसी विवाद किसी मुद्दे पर आधारित नहीं होते, बल्कि छोटी छोटी बातों पर ही आधारित होते हैं और समझाने बुझाने से उनके बीच के विवाद खत्म किए जा सकते हैं। मध्यस्थता केंद्र में जो प्रणाली अपनाई जाती है वह पूरी तरह से स्वैच्छिक वातावरण की होती है, जहां दोनों पक्ष खुलकर अपने मन की बात रख सकते हैं। जो मध्यस्थता होते हैं वह दोनों पक्षों की बातों को सुनकर उनकी समस्या का निवारण करते हैं। एक मुकदमे को कोर्ट एक से ज्यादा बाहरी मध्यस्थता केंद्र भेज सकती है, क्योंकि ऐसा करने से अक्सर यह देखा गया है कि जो विवाद एक समय खत्म नहीं हो पाया था वह मध्यस्थता केंद्र में कोशिश करने पर दूसरी बार खत्म हो गया।
दोस्तों, तलाक लेने की प्रक्रिया ना तो सरल है और ना ही कम समय में पूरी होती है। इसलिए इस प्रकार का कोई भी फैसला लेने से पहले कानूनी सलाह लेना बेहद ज़रूरी हो जाता है। जितना समय और मेहनत तलाक लेने में लगती है, शायद उससे कम शादी जैसे पवित्र रिश्ते को बचाया जा सकता है। अब वह घड़ी आ चुकी है कि समाज में निरंतर बढ़ते हुए तलाक के क्रम को तोड़ा जाए और परिवार की मजबूती पर ध्यान दिया जाए, जिससे हमारा समाज मजबूत हो और सभी परिवार खुशहाल रह सकें। क्यों इतने लंबे चलते हैं तलाक के केस? अक्सर यह देखा गया है कि जब भी कोई तलाक का मुकदमा दायर किया जाता है तो उसके खत्म होते होते लगभग 4 से 5 साल का समय लग जाता है। देखते हैं, कुछ ऐसे कारण होते हैं जो केस को लंबा चलाते हैं। सभी अदालतें पेंडिंग मामलों के बोझ तले दबी हुई हैं और तलाक के मुकदमे बढ़ते जा रहे हैं, जिस वजह से कोर्ट के पास मुकदमे पेंडिंग रहते हैं। इस वजह से चाहते हुए भी केस का जल्दी निपटारा करना संभव नहीं है। किसी भी पक्ष की ओर से स्थानादेश लेना या अगली तारीख मांगना, ऐसा करने से लगभग 2 से 3 महीने के लिए एक केस को पेंडिंग किया जाता है। स्थगन से मतलब है कि बिना किसी कार्रवाई के अगली तारीख लगाना। ऐसा होने के काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, जैसे किसी भी पक्ष के वकील या पार्टी का हाजिर होना या जज का न आना, या फिर दूसरे कारण जैसे कि वकील की हड़ताल होना या वकील का कोई निजी कार्य होना। जो पक्ष तलाक नहीं चाहता है वह उस केस को लटकाने के लिए हर तरीका अपनाता है, पूरी कोशिश करता है कि तलाक ना हो और अगर हो तो काफ़ी समय निकल जाए। ऐसा करने से दोनों का ही काफ़ी वक्त निकल जाता है। उम्र निकलते हुए पता नहीं लगता, जिसके कारण दोनों इसी रिश्ते में बंधकर रह जाते हैं, एक नई शुरुआत नहीं कर पाते। कानून में सबसे बड़ी कमी यह है कि हिंदू मैरिज एक्ट जैसे कानून में केस खत्म करने को लेकर कोई समय सीमा तय नहीं है। इस वजह से मामले बहुत लंबे चलते हैं। एक पक्ष कुछ समय बाद अपने वकील को बदल देता है, यानी दूसरे वकील को मामले में ले आता है, जिस वजह से भी केस लंबा चलता है। कुछ पक्ष बीच बीच में कुछ ना कुछ एप्लीकेशन यानी केस के अंदर अर्जी लगा देते हैं, जिस वजह से उसे अर्जी के निपटारे में बहुत समय लग जाता है और यह भी केस लंबा खींचने में बहुत बड़ा कारण है। मान लीजिए कि तारीख गवाही कराने के लिए एक तारीख तय की गई, पर उसी के लिए ही एक पक्ष के बाद एक अगली तारीख लेता रहता है, कभी किसी बहाने से कभी किसी बहाने से। गवाही से सवाल जवाब कई तारीखों तक फिजूल के सवालों के जरिए खींचे जाते हैं। अमूमन दिल्ली के फैमिली कोर्ट के अंदर एक तारीख और दूसरी तारीख के बीच का अंतर लगभग 1 से 1.5 माह का होता है। तो अगर कुल 15 तारीखें भी एक केस में लग गई तो इसका मतलब हुआ कि 40 महीने यानी सीधे 3 साल। तो यह कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से तलाक का केस खत्म होते होते भी बहुत समय लग जाता है। दोस्तों, ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे इस देरी को रोका जा सके? दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ही कुछ ऐसा संशोधन किया जाए और एक समय सीमा तय की जाए कि किसी भी तलाक के मुकदमे को हद से हद 2 साल के अंदर या किसी और अवधि के अंदर खत्म करना अनिवार्य कर दिया जाए। जब जज को ऐसा लगे कि एक पक्ष ज़्यादा ही कुछ तारीखें ले रहा है और मुकदमों को खींचने की कोशिश कर रहा है, तो उनका ऐसे करने वाली पार्टी को केवल एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मौके देना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं देने चाहिए। अदालतें और जजों की संख्या बढ़ाई जाए, जिससे हर जज के पास कम मुकदमे आए और उन्हें इस पर इंसाफ करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल सके। ऐसा करने से निश्चित तौर पर मुकदमों जल्दी खत्म होंगे।